एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी यूनिट है इसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड, इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक बातें की कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने लीनियरिटी प्रिंसिपल, जिसको सुपरपोजिशन या फिर फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने रोकिंसन की बात की कि हम कैसे चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड होने वाला है कि कंप्लीट सॉल्यूशन पे, कि जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होता है, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, है ना। तो देखो हेडिंग लगाते हैं हम, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, पीआई से, प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जिसको किससे डिनोट करेंगे हम, CF से। देखो, हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम PI प्लस में CF इन दोनों के सम से डिनोट करते हैं। तो हमें पता करना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम उस इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हेडिंग लगाओ, मेथड फॉर सॉल्विंग या फिर फाइंडिंग, है ना। मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ CF। देखो, हमारा लेक्चर आज इसी पे बेस्ड होने वाला है। हम कंप्लीमेंट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालना ही सीखेंगे। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, कि कुछ रूल्स होते हैं 4 या 5, उन रूल से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करें। इसके अलावा हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या फिर अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट उन तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद की चीज़ है। उससे पहले हम यूलर्स कोची फॉर्म वो पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस फॉर्म के लिए पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम इसी पे बेस्ड रहने वाला है कि मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जब हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तब क्या होगी, या फिर हमारे रूट्स रियल और इक्वल हो तब क्या होगी, या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। तो इस पे बेस्ड होने वाला है ना। तो इससे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की। नाम तो सुना होगा आपने कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसकी फॉर्म को लिखते हैं। इसकी फॉर्म क्या होती है हमारी, y डबल डैश प्लस में pxy डैश प्लस में qxy इज इक्वल टू में rx, है ना। ये फॉर्म होती है हमारी, किसकी फॉर्म होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि y डबल डैश प्लस में pxy डैश प्लस में qxy इक्वल टू rx। अब एक बात बताओ, कल मैंने आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर बताया था, है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है हमारा, कैपिटल D से डिनोट करते थे हम, यानी कि d/dx, है ना, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखो 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है। इसे देखो, अगर किसी भी वैल्यू पे ये आ जाए ना, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब भी होता है d/dx y, या तो d लिख लो या फिर ये सिंबल लिख लो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो y डबल डैश, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक डैश का मतलब एक कैपिटल D, 2 डैश का मतलब d का स्क्वायर y, प्लस में अब है py डैश। अब py डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, pdy लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में
क्यू वाई, देखो ये पी और वाई बार बार नहीं लिखूंगी मैं कि एक्स के फंक्शन है, ये समझ जाना, एक बार लिख दिया सेल्फ अंडरस्टूड है। अब तक इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इजिकल टू में अब देखो हमारी फर्स्ट एजम्पशन क्या होती है जब हम फाइंड करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमारी एजम्पशन होती है कि जो RHS होता है यानी कि RX, इसकी वैल्यू 0 होती है हमेशा, मतलब RHS इजकल टू 0, ये हमारी एजम्पशन होती है। किसके लिए? टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड CF। इसको एक बॉक्स में लिख लेना नोट लगा के। नोट में क्या लिखा कि हमारी एजम्पशन होती है राइट हैंड साइड 0 के इक्वल होते हैं जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो ये हम देख भी चुके, क्यों? क्योंकि RX की वैल्यू हमने होमोजीनियस प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ना कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हो, RX की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो तो नॉन होमोजीनियस होती है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए भी एजम्पशन हमारी होमोजीनियस वाली है कि हमारे RX की वैल्यू यानी RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? हमारी 0 के इक्वल। अब देखो हम y को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, है ना, तो d स्क्वायर प्लस में PD प्लस में q, बाहर y कॉमन ले लिया इजकल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, ये y उधर जाएगा 0 के उस साइड में तो 0 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, रिप्लेस d बाई m और लैम्डा टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कि हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम d को m या फिर लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्चुअल में यूज का होती है ना, सबके मन में आ रहा होगा कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पढ़ा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म जिसमें RX की वैल्यू 0 कर दी, ये इतना हमें समझ आया। लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड ही क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ नहीं आया होगा, है ना। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन में साइड में लिख देती हूँ, auxiliary equation used to find solution of given differential इक्वेशन कि हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, इसका यूज हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अब हमारी जो इक्वेशन होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम सॉल्यूशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक बार जब रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे हमारे, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे किसको? जनरल सॉल्यूशन को, बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज किस लिए होता है? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिटरमाइनिंग द रूट्स, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिटरमाइनिंग द रूट्स, के रूट्स फाइंड आउट करेंगे कौन? ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम सोल्व करेंगे, और उस रूट से हम जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज समझ आ गया होगा सबको। तो अब हम क्या करेंगे, d को m से रिप्लेस किया यानी कि m स्क्वायर प्लस में pm प्लस में q इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमारी क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन P और Q की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी, इसको हमने 9th क्लास में पढ़ चुके, हम कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब a इंटू सी b के प्लस माइनस के इक्वल आना चाहिए, उस वाले तरीके से सोल्व कर लो। या फिर हमारा एक फॉर्मूला भी होता है कि माइनस बी प्लस माइनस, कौन सा फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला भी होता है किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करेंगे, है ना, कि कौन सा रूट्स आएगा तो हम कौन सी ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हमारे रूट्स आएंगे कुछ ना कुछ, तो उन रूट्स पे डिपेंड करेगा कि जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। देखो प्री डिफाइन होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना,
कौन कौन सी 3 कैटेगरी? देखो पहली कैटेगरी होती है जब हमारे रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट, मतलब हमारे रूट्स है ना वो हमारे रियल आए और डिस्टिंक्ट आए, मतलब अलग अलग आए। जैसे जो हमारा m है उसकी वैल्यू m1 और m2, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग है ना। तो उस केस में हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाता है, CF की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन तो बाद में निकालेंगे, हम पहले CF की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ CF। देखो जनरल सॉल्यूशन भी निकालने में हेल्प करता है, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको निकालने में भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? क्यों? क्योंकि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब तक हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही नहीं पता होगा तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ पे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, C1 e रेज टू पावर m1x प्लस में C2 e रेज टू पावर m2x, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कि C1 e रेज टू पावर m1x प्लस में C2 e रेज टू पावर m2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू में C1 e रेज टू पावर m1x प्लस में C2 e रेज टू पावर m2x। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, जहाँ पे m1 और m2 हमारे दो रूट्स आएंगे, उनकी वैल्यू रियल और अलग डिस्टिंक्ट होगी। मान लीजिए 1 और -1 आया तो m1 और m2, m1 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, m2 की जगह हम -1 पुट कर देंगे। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं जब हमारे रूट्स क्या हो, जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हो, मतलब m हमारा m1 इज इक्वल टू m2 इसके इक्वल हो, कि हमारे दो रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो दो ही रूट्स आएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो m की वैल्यू m1 और m2 मतलब दोनों रूट्स हमारे रियल और इक्वल हो, तब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस में C2x e रेज टू पावर mx, ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हो, यानी m इजकल टू m1 इजकल टू m2, यानी y इजकल टू C1 प्लस में C2। देखो इस C1 के साथ e रेज टू पावर mx आता, C के साथ e रेज टू पावर mx आता, प्लस में C2 के साथ भी e रेज टू पावर mx आता, C2 के साथ भी e रेज टू पावर mx आता। लेकिन इस रूट को ना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब C1 प्लस में C2x e रेज टू पावर mx। समझ आया इतना? अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की, कि जब हमारे रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स, क्या हो, कॉम्प्लेक्स, यानी कि अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इस फॉर्म में हो, तो हमारे रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू में c e रेज टू पावर mx a कोस बीटा x प्लस में b साइन बीटा x, ये हमारे रूट हो जाएगा किसका, जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल के आए, यानी अल्फा प्लस में आयोटा बीटा फॉर्म में हो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर mx ब्रैकेट में a कोस बीटा x प्लस में b साइन बीटा x, ये हमारे रूट्स की वैल्यू हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा ना, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हो, तो उनके लिए हम कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शंस है उनकी इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके हमें जनरल सॉल्यूशन दे देंगे, वो प्रोवाइड करा देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस इक्वेशन के वो जनरल सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखो पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इनके एक एक एग्जाम्पल करेंगे सभी के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अलग अलग रूट्स के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है, सारे लेक्चर एकदम आराम से समझ आएंगे, कहीं भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एक चीज करके हम आराम से समझेंगे। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे कि अलग अलग 4 रूल्स होते हैं हमारे, उनसे हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फिर यूलर्स कॉची इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ पैरामीटर और अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट। ये सोल्व करने के बाद हमारा जो
यूनिट का सेकंड चैप्टर कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि हमारी क्या क्या एप्लीकेशन होती है, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो करंट भी लिखते हैं हम, I=dq/dt होता है ना, तब भी वहाँ पे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होता है, d/dt। मतलब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है y" - 5y' प्लस में 6y = 0। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो और इसके हमें दो रूट्स या फिर जनरल सॉल्यूशन गिवन है। हमें जनरल सॉल्यूशन क्या गिवन है, हमें e⁻²x और e⁻3x। तो हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन में फिट बैठते भी है या नहीं, कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो हमें चेक करना है, कई बार आ जाता है पेपर में ऐसे, टू चेक वेदर दीज आर करेक्ट जनरल solution for given differential equation or not। तो हमें चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे कि देखो y" - 5y' प्लस में 6y = 0 है ना, और हमारी y की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, y = में c1 e⁻m1x। अभी पढ़ा था हमने प्रीवियस जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, तो देखो हम यही तो करते थे कि हम क्या करते थे, y = में c1 e⁻m1x प्लस में c2 e⁻m2x है ना, जब हमारे रूट्स क्या हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो ये इक्वेशन करते थे। उस जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ना, उसके लिए y की वैल्यू y = में c1 e⁻m1x होती है। हमेशा ये चीज याद रखना आप लोग। तो देखो ये हमारी फॉर्म होती है, y = c1 e⁻m1x, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है भाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी c1 की वैल्यू 1 है, बाकी e⁻m1x e⁻2x यानी कि सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, y हमारा यहाँ पे किसके इक्वल है, 1 e⁻2x के इक्वल है ना y, लेकिन यहाँ पे क्या है, y डबल डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस y का पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी y' फाइंड आउट करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, यानी 2 e⁻2x। y डबल डैश फाइंड करेंगे, यानी कि 4 e⁻2x। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। तो देखो हमने क्या किया, हमें पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो वो होता है y = में c1 e⁻m1x है ना। अब y की वैल्यू हमने यहाँ से देखी 1 e⁻2x, 1 e⁻2x, ये आ गई, इससे कंपेयर किया। अब क्वेश्चन में बात कर रहा है y" की, तो हमने क्या किया, y' निकाला, y" निकाला। अब इतना करने के बाद इन सब की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और चेक करेंगे कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर 0 के इक्वल आ रहा होगा तो इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है इसके जनरल सॉल्यूशन e⁻2x e⁻3x बिल्कुल करेक्ट है। तो पुट करो वैल्यू को, 4 e⁻2x, y" की वैल्यू पुट कर दी माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस 5 की मल्टीप्लाई y' से, y' की वैल्यू 2 e⁻2x है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे यानी कि 10 e⁻2x प्लस में 6 की मल्टीप्लाई y से, यानी 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 e⁻2x। चेक करो 4 e⁻2x और 6 e⁻2x 10 तो 10 e⁻2x और ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल होते के क्या आंसर है हमारा 0। तो मतलब ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था y = 1 e⁻2x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है। ये कैसे प्रूव किया हम जानते हैं y = c1 e⁻m1x फॉर्म होती है,
तो y को हमने इक्वल किया किसके, e⁻²x के, y डैश की वैल्यू फाइंड की, y डबल डेरिवेटिव की फाइंड की, 0 का इक्वल आ रही थी। ऐसे ही जब आप e⁻3x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो वो भी हमारा 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे जो गिवन जनरल सॉल्यूशन है उसको हम चेक भी कर सकते हैं वापस से हमारी जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करके। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वो उसके जनरल सॉल्यूशन है भी या नहीं भी। तो आगे हम यही करने वाले हैं, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप चेक करना चाहो या ना करना चाहो। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस में 8y इक्वल टू 0। देखो ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन क्या हमारा y डबल डैश माइनस में y डबल डैश प्लस में 2y डैश माइनस 8y इक्वल टू 0। तो देखो इसको सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना। और ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे कि d क्या होता है हमारा d बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं हम, ताकि हम y को बाहर कॉमन ले सके और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बन सके। तो देखो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इस एक डैश का मतलब होता है 1d, डबल डैश का मतलब होता है d स्क्वायर है ना, और d का मतलब तो समझ गए d बाई डी एक्स। तो देखो 2 डैश है यानी कि d स्क्वायर y प्लस में 2dy माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो d स्क्वायर प्लस में 2d माइनस 8y इक्वल टू 0। अब देखो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन d को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, m के साथ, और ये y उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यानी कि m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस में 8 इक्वल टू 0 हमारी क्या बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जब हमारी एक बार ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाए तो हम रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें यहाँ से तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे, तरीका क्या होता है, a इंटू सी करते हैं हम, a इंटू सी किसके इक्वल आना चाहिए, b के प्लस या माइनस के। देखो a इंटू सी की वैल्यू यानी 1 इंटू 8 करेंगे हम यहाँ पे, 1 इंटू 8 कितनी आ रहा है 8। अब 8 के फैक्टर तोड़ेंगे हम, यानी कि 8 के फैक्टर 8 इंटू 1 होता है, 4 इंटू 2 होता है, तो 4 2 जा 8। अब ये जो इसके फैक्टर है ना, इसके फैक्टर का प्लस माइनस, फैक्टर का प्लस और माइनस किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा b के इक्वल आना चाहिए, यानी 2 के इक्वल आना चाहिए है ना। तो a और c का प्लस माइनस किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा b के इक्वल आना चाहिए। a 1 और ये सॉरी c क्या है हमारा 8, तो 1 इंटू 8 यानी 4 और 2। तो हमें 4 और 2 को इस तरह से अरेंज करना है कि 2m बन जाए। तो देखो वैसे आप लोगों को पता होगा ये चीजें 9th क्लास में सीख लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, अब देखो प्लस का 2m है यानी कि प्लस का 4m माइनस का 2m माइनस का 8 इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4m माइनस 2m करेंगे तो क्या आएगा, 2m ही आएगा, प्लस का 2m माइनस 8 इक्वल टू 0। और यही फैक्टर हमने क्यों चुने, क्योंकि 4 इंटू 2 की मल्टीप्लाई a इंटू सी के इक्वल आ रही है, यानी 4 इंटू 2 की मल्टीप्लाई a इंटू सी यानी 1 इंटू 8 यानी 8 के इक्वल आ रही है ना। तो इसलिए हमने 4 इंटू 2 चुना यहाँ पे। तो कॉमन लो यहाँ से, देखो क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, तो m प्लस 4 बचा है यहाँ पे माइनस 2 m प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो m माइनस 2 और m प्लस 4 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या है हमारी प्लस 2 और माइनस का 4। तो अब मुझे बताओ m के जो दो रूट्स आए हैं प्लस 2 और माइनस 4, क्या ये रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब रियल है कि प्लस और माइनस है, और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है। तो ये रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल
एंड डिस्टिंक्ट। और जब हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF की वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि हमारी CF की वैल्यू उसको कैसे लिखते हैं हम, y इजिकल टू में C1 e रेज टू पावर m1x प्लस में C2 e रेज टू पावर m2x ऐसे लिखते हैं हम, है ना। अब m1 की जगह 2 पुट कर दो, m2 की जगह -4 पुट कर दो, करो पुट। तो y इजिकल टू में C1 e रेज टू पावर 2x प्लस में C2 e रेज टू पावर -4x, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। कौन सी इक्वेशन की, y डबल डैश प्लस में 2y डैश माइनस 8y इजकल टू में 0। इसके रूट्स हमारे +2 -4 आए थे यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखो, हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म जानते हैं हम, बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगी मैं ना नेक्स्ट टाइम से, अब लिख दिया, कल के लेक्चर में लिख दिया था। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि d है हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं यानी d/dx। इस सिंबल का मतलब d होता है, ये डबल बार आ जाए तो d स्क्वायर होता है। अगर इस ये जो सिंबल है इसको हमने d स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया, क्यों, ताकि हम y यहाँ से कॉमन ले सके। तो d स्क्वायर y प्लस 2dy माइनस 8y इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, फिर रूट्स फाइंड आउट किए। रूट्स हमने देखे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारी, C1 e रेज टू पावर m1x प्लस में C2 e रेज टू पावर m2x। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब एग्जांपल करते हैं तो आई थिंक और अच्छे से क्लियर हो जाता होगा कंसेप्ट, है ना। तो इसलिए बोलते हैं मैं साथ साथ बुक है ना, बुक से भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करो ताकि और अच्छे से आपके कंसेप्ट बिल्ड होते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस में 9 इजकल टू 0। हमारा क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस में 6y डैश प्लस में 9 इजकल टू में 0। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना अभी, कि हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिखा। डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिखने के बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमने रूट फाइंड आउट किए। रूट फाइंड आउट किए तो y रूट हमारे क्या आ रहे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसके लिए हमने y की वैल्यू पुट कर दी, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस में 6dy प्लस में 9 इजकल टू 0, है ना। ये आएगा 9y इजकल टू में 0, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। तो y हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो डी स्क्वायर माइनस में 6d प्लस 9y इजकल टू में 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी यहाँ, अब तो समझ गए होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्यों यूज कर रहे हैं हम। ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हमें रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, रूट्स फाइंड आउट करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी तो हम टोटल जनरल सॉल्यूशन जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, m स्क्वायर माइनस में 6m प्लस में 9 इजकल टू 0। इसके रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने। a इंटू सी की वैल्यू कुछ आएगी, a इंटू सी की वैल्यू का जो फैक्टर तोड़ेंगे हम उन फैक्टर का प्लस या माइनस b के इक्वल आना चाहिए, है ना। ये एक चीज याद रखना। तो a इंटू सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 9। अब 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 3 या फिर 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 करेंगे तो 6 तो कैसे भी नहीं बन सकता, लेकिन 3 इंटू 3 है तो -3 और -3 क्या बन सकते हैं, माइनस का 6 बन सकते हैं। तो फैक्टर क्या बना है हमारा m स्क्वायर -3m प्लस में 9 इजकल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, m कॉमन आ रहा है यानी m-3, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है तो m-3 इजकल टू 0। m-3 और m-3 इजकल टू 0। m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी +3 और +3, यानी कि अब मुझे बताओ कि m की वैल्यू +3 और +3 कैसे रूट्स है हमारे, ये रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, है ना। हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। अब मुझे बताओ जब रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल, तो देखो हमारा y किसके इक्वल आता था, c1 प्लस में c2x ब्रैकेट e रेज टू पावर mx, है ना। तो देखो इसके लिए हमारे
जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y किसके इक्वल आता था हमारा, c1 प्लस में c2x ई रेज टू पावर m x, ये x ताकि हमारा जो रूट्स है वो इंडिपेंडेंट बन सके, है ना, सेम, क्योंकि हमारे रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, सेम सेम है। तो पुट कर दो वैल्यू c1 प्लस में c2x ई रेज टू पावर 3x, ये हमारी क्या बन गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू बन गई। देखो क्वेश्चन कितना इजी था, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो मैंने फॉर्म लिखवाई है ना अभी, जब हमारे रूट्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्म लिखवाई थी मैंने अभी, है ना, याद हो आपको, अभी मैंने क्या लिखवाया था कि जब हमारे रूट्स कैसे हो, कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि अल्फा प्लस में आयोटा बीटा की फॉर्म में हो, यानी इसके रूट्स मैंने y की वैल्यू क्या लिखवाई थी आपको, ई रेज टू पावर एम एक्स ए कोस बीटा एक्स प्लस में बी साइन बीटा एक्स, है ना। ये फॉर्म हमारी आई कैसे, क्योंकि कई बुक में देखो ये फॉर्म है ना, आपको कई तरीकों से नजर आ जाएगी कि इस फॉर्म को देखो कैसे लिख सकते हैं हम। देखो जब हमारे रूट्स अल्फा प्लस में आयोटा बीटा थे तो हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू में c1 ई रेज टू पावर में अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी, है ना, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा एक, तो हमारा प्लस में इसके साथ x भी तो आएगा ना, कि हमारे फॉर्म क्या होते हैं, c1 ई रेज टू पावर m1x प्लस में c2 ई रेज टू पावर m2x, ये फॉर्म होते हैं ना। तो c1 ई रेज टू पावर m1 की वैल्यू अल्फा प्लस में आयोटा बीटा x प्लस में c2 ई रेज टू पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, कई बुक में इस फॉर्म में मिल जाएगा आपको, इस ये जो मैंने सबसे ऊपर फॉर्म लिखवाई थी ना आपको, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इन सारी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो फॉर्म निकलती है ना वो ये फॉर्म थी। ये आई कैसे थी एक बार मैं बता देती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से पहले। तो y इजिकल टू में c1, देखो आप क्या कर सकते हैं, c1 को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स और ई रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम ई रेज टू पावर अल्फा एक्स को बाहर लिख लेंगे, है ना। अब अंदर क्या बचा हमारा, c1 ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस में c2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, ये हमारी अंदर वैल्यू बच गई, हमने ई रेज टू पावर अल्फा एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। इतना समझ आया, इतना समझ आ गया तो इसके बाद देखो ई रेज टू पावर अल्फा एक्स c1 ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस बीटा एक्स प्लस में आयोटा साइन बीटा एक्स लिख सकते हैं ना हम, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जब हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स वगैरह ये पढ़े थे ना, तब हम पढ़ चुके थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स को हम कोस बीटा एक्स प्लस में आई साइन बीटा एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस में c2। अब ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स को कैसे लिखेंगे हम, कोस बीटा एक्स माइनस में आयोटा साइन बीटा एक्स, किसी को दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। अब देखो y इजिकल टू में ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं कि c1 प्लस में c2 कोस बीटा एक्स प्लस में आयोटा c1 माइनस में c2 साइन बीटा एक्स, बताओ ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कि y इक्वल टू में ई रेज टू पावर में अल्फा एक्स c1 प्लस में c2 कोस बीटा एक्स प्लस में आई c1 माइनस c2 साइन बीटा एक्स, इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो अब देखो y इक्वल टू में ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ये c1 प्लस c2, देखो c हमारा था क्या एक्चुअल में, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम, c1 कुछ ना कुछ कांस्टेंट थे, e के जो कोफिशिएंट थे वो, तो ये हमने अनदर कोफिशिएंट मान लिया, क्या a कोस बीटा x प्लस में आई c1 माइनस c2 को हमने अनदर कांस्टेंट माना b साइन बीटा x, हमने क्या माना कि c1 प्लस में c2 हमारा किसके इक्वल है, a के इक्वल, और आई c1 माइनस में c2 किसके इक्वल है, हमारा b के इक्वल। तो देखो ये हमारे क्या निकल के आए हैं,
हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकल के आई है जब हमारे रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो देखो ये इसकी फॉर्म मैंने पहले लिखवा दी थी कि e⁻α या फिर mx। देखो मैंने पहले बताया था m ले लो, चाहे m और लैम्डा या फिर अल्फा, कुछ भी लेके चल लो आप, है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी अल्फा था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे e⁻mx a cos बीटा x प्लस में b sin बीटा x, मतलब अल्फा की वैल्यू ये m इक्वल है ना। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें फॉर्म से मतलब है, हमारी फॉर्म की वैल्यू क्या निकल के आ रही। तो ये फॉर्म हमारी एक्चुअल में आई कैसे थी, तो इसका देखो प्रूफ लिखवा दिया एक तरीके से मैंने। तो ये जरूरी था क्योंकि कई बुक में इस फॉर्म में मिल जाएगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि कौन सी फॉर्म करेक्ट है। देखो कोई भी फॉर्म हो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि y = e⁻mx a cos बीटा x प्लस में b sin बीटा x। m हमारा क्या था, रूट था, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी, है ना। तो अब समझ आ जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y -4y प्लस में 13y = 0। देखो अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी तक है ना बहुत सारे बच्चे तो सोच चुके होंगे हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना। किसने डिस्कवरी कर दी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना टफ है, इसकी खोज किसने कर दी। देखो हम भी फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम भी सोचते हैं कि एप्पल गिरा ही क्यों, है ना, सब सोचते हैं ऐसे। तो देखो अब गिर गया, डिस्कवरी हो गई, तो पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी खोज किसी ने कर दी, मतलब सोल्व कर दिया इक्वेशन को, उनके प्रूफ निकाल दिए, डेरिवेशन कर दिया, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तभी हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे उस फील्ड में, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है ना, प्रूव हो चुकी, उन चीज़ को पढ़ के ही हम आगे की डिस्कवरी कर पाएंगे, नोबेल प्राइज ले पाएंगे किस चीज़ में ना, रिसर्च करके। कईयों का ड्रीम हो गए, है ना। तो देखो उसके लिए ज़रूरी है, तो ध्यान से पढ़ना है। y माइनस में 4y प्लस 13y = 0। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है नया। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि इस डबल डैश है ना, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि d² माइनस में 4dy प्लस में 13y = 0। y को कॉमन लेंगे, यानी कि d² माइनस में 4d प्लस में 13y = 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, m² माइनस में 4m प्लस में 13 = 0। इतना करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ 1 और 13 है, a × c कितना आया 13। अब 13 का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 1 × 13 हो सकता है ना। और बाकी तो हम निकाल नहीं सकते, इजीली ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। देखो फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 9th-10th क्लास में, है ना। तो आराम से इजीली सोल्व करेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी -4, b की वैल्यू क्या है हमारी -4, और a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1, और c की वैल्यू क्या है हमारी 13। इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें -b करना है, -b माइनस, अब देखो एक माइनस तो इसका फॉर्मूले का और एक माइनस इस b की वैल्यू का, तो क्या बन जाएगा +4 प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13 अपॉन में 2a 2 × 1, है ना। अब देखो 4 प्लस माइनस √16 माइनस 13 4 जा 52, है ना, 52 अपॉन में 2। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस √ में 36 माइनस का 36 अपॉन में 2, क्या आया माइनस का 36। तो देखो 4 प्लस माइनस में
6 आयोटा लिख सकते हैं हम अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि देखो हमारा रूट -36 है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है, और 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6, और माइनस साइन था तो हमने आयोटा लगाया क्योंकि इमेजिनरी नंबर फॉर्म कर रहा था। तो 4 + -6 आई अपॉन में 2। अब 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 + में 3 आयोटा, यानी कि हमारे जो रूट्स है वो क्या बने, m हमारा 2 + में 3 आयोटा और 2 - में 3 आयोटा, यही रूट्स बन के आया हमारा, है ना। तो अब हम इसकी CF की वैल्यू लिखेंगे। CF की वैल्यू यानी कि y किसके इक्वल होता था हमारा, e⁻mx a cos बीटा x प्लस में b sin बीटा x। तो इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 हमारा क्या है यहाँ पे, a और b की वैल्यू हो जाएगी, है ना। देखो भाई ये 2 क्या किसके इक्वल आएगा हमारा, ये रियल रूट है हमारा, और ये 3 हमारा क्या है, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, है ना। तो हम क्या करेंगे कि y इक्वल में e⁻²x m, ये e⁻mx है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल रूट का पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी रूट का पार्ट होता है। तो रियल हमारा 2, क्यों? क्योंकि अल्फा फॉर्म क्या होती है, अल्फा प्लस आयोटा बी, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी, ये अल्फा हमारा क्या होता है रियल, और आयोटा बी क्या होता है हमारा इमेजिनरी, है ना, यही पार्ट होता है। तो रियल पार्ट हमारा e⁻mx, m की वैल्यू क्या है 2, तो 2x रख दी। अब a cos बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 3, a cos 3x प्लस में b sin 3x, ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। देखो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। कुछ नहीं करना, हमें जस्ट क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकल जाएंगे, रूट्स हमारे पता करना है रियल और डिस्टिंक्ट है या फिर रूट्स हमारे रियल और इक्वल है या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, रूट्स आ जाएंगे, उनसे पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में, उसको फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। अब लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट क्वेश्चन रहेगा अब हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हमारा इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम होती है ना, उनका क्वेश्चन होएगा। इनिशियल बाउंड्री मतलब जो इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम होती है उनका मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा ना, उसमें हम इनिशियल बाउंड्री की जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होगी उनको पुट कराएंगे। पुट कराने के बाद जो हमारे जनरल सॉल्यूशन होते हैं ना, वो हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाते हैं। देखेंगे कैसे, क्वेश्चन लिखते हैं 2y डबल डैश माइनस में 3y डैश माइनस में 2y इजिकल टू में 0, और इनिशियल कंडीशन हमें क्या गिवन है, देखो इनिशियल कंडीशन हमें क्या गिवन है कि y 0 की वैल्यू है हमारी 3/2 और y' 0 की वैल्यू कितनी है हमारी -1/8, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, कि हमारा क्वेश्चन है 2y डबल डैश माइनस 3y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमें y 0 इक्वल टू 3/2, y' 0 इक्वल टू -1/8। कैसे सोल्व करेंगे हम, अब देखो हमारी फॉर्म क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर फॉर्म। इसकी फॉर्म क्या होगी हमारी, बताओ क्या होती है, y डबल डैश प्लस में px y डैश प्लस में qx y इक्वल टू में rx या फिर कांस्टेंट। ये फॉर्म होती है हमारी किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसमें देखो y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना होता है 1, यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 2, तो हमारा पहला काम क्या होगा, इस 2 को यहाँ से हटाना, तो कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो y डबल डैश माइनस 3/2 y डैश माइनस y इक्वल टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म निकल के आई। अब इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि d² y माइनस 3/2 dy माइनस में y इक्वल टू 0, y यहाँ से कॉमन लिया, यानी d² माइनस में 3/2 d माइनस 1 y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसकी, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, यानी m² माइनस 3/2 m माइनस में 1 इक्वल टू में किसके इक्वल आएगा हमारा 0 के इक्वल। इसके रूट्स देखो हम फाइंड आउट कर सकते हैं,
कि देखो a इंटू सी की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, a इंटू सी की मल्टीप्लाई 1 आ रही है हमारी, है ना। तो हम 3/2 फैक्टर भी बन जाए हमारे और a इंटू सी की मल्टीप्लाई 1 भी आए, यानी a इंटू सी 1। अब 1 का कब आएगा हमारा, कब आएगा 1 हमारा, जब हम किसकी मल्टीप्लाई करें। देखो हमारे रूट्स यहाँ पे m² माइनस में 1 में 2m माइनस में 1m माइनस 1 इक्वल टू 0 ये बनेंगे। क्यों बने, देखो -12 और -1, -12 और -1 है, इसको सोल्व करेंगे हम तो 2 -1 -2 कितना आया, -3/2। हमारा -3/2m मिल रहा है हमें, और -12 और 1 इनकी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ऐड किया है इनको, है ना। माइनस माइनस प्लस साइन सिंबल किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3/2। और a इंटू सी की मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो 1 को हमने तोड़ा, किस में फॉर्म में तोड़ा, 1/2 और 1 इस फॉर्म में तोड़ा, है ना। तो अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारी, m माइनस में 1/2 और माइनस में 1, m माइनस में 1 इक्वल टू में 0, है ना। ये फॉर्म निकल के आएगी। देखो एक सेकेंड, ऐसे समझना है ना आपको कि -12 और 1 कैसे बना फैक्टर। तो इसका एक तरीका और है, हमने बताया था ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस वाले तरीके से कर लो। तो इस वाले तरीके से सोल्व करोगे, देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -3/2, c की वैल्यू है -1, है ना। पुट करो यहाँ पे -b, यानी माइनस ऑलरेडी है, एक इसका माइनस एक इसका, तो प्लस 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू -1 सॉरी, है ना, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, हमने सब्स्टिट्यूट की। इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट में 9/4 प्लस में 4 अपॉन में 2, है ना, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सोल्व करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 13/4 अपॉन में 2, है ना। इनको सोल्व करेंगे, इनको रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो -12 और 1, ये -12 और 2, ये हमारा क्या निकल के आएगा, रूट्स निकल के आएगा, है ना, क्या -12 और 2। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, c1 e रेज टू पावर में 2x प्लस में c2 e रेज टू पावर में माइनस में ½ x। ये क्यों आया, इसको इरेज कर दूं मैं, इसको ऊपर लिख देती हूँ, है ना, कि इस इक्वेशन को सोल्व किया हमने, सोल्व करने के बाद हमारे रूट्स क्या आए, हमारे रूट्स क्या निकल के आए, माइनस में ½ और 2, ये रूट्स निकल के आए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e रेज टू पावर 2x प्लस में c2 e रेज टू पावर माइनस में ½ x। ये कब आता है, जब हमारे रूट्स क्या हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो ये निकल के आ गया। ये कब तक सही होता, जब तक हमें इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम ना गिवन होती। अब हमें इनकी वैल्यू गिवन है, तो हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो y एट 0 क्या है 3/2, यानी x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3/2 है, तो पुट करो y की वैल्यू 3/2, c1 e रेज टू पावर 2 इंटू 0, x की जगह 0 पुट कर दो, e रेज टू पावर -12 0। तो देखो 3/2 किसके इक्वल है हमारा, c1 प्लस में c2 के, है ना। लेकिन हमें एक बाउंड्री प्रॉब्लम और गिवन है कि y डैश 0 इक्वल टू -1/8, y डैश मतलब y का डेरिवेटिव, मतलब जो हमारी ये वैल्यू y की निकल के आई है ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, y डैश यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2c1 e रेज टू पावर 2x प्लस में माइनस में हाफ आगे आ जाएगा ना, तो c2 e रेज टू पावर में माइनस में ½ x की वैल्यू 0 पुट करो, y डैश की वैल्यू क्या है हमारी -1/8, तो y डैश की जगह -1/8 पुट कर दो, 2c1 e 2 की x की जगह 0 -½ c2 e रेज टू पावर -½ इंटू 0, तो क्या आएगा -1/8 इक्वल टू में 2c1 माइनस में ½ c2। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो तो C1 और C2 इन दोनों की वैल्यू मुझे बताओ क्या आएगी। देखो ये इन इक्वेशन को हम सोल्व कर चुके हैं, 9th क्लास में हम थे तब सोल्व करते थे इन इक्वेशन को, है ना। कैसे, मतलब एक जो हमारा कोफिशिएंट है C1 प्लस में C2 उसको सेम कर लो बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके। तो C1 और C2 की वैल्यू जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारी, जब इनको सोल्व करोगे तो 1/4 और 5/4 ये वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, देखो मैं बता देती हूँ। C1 प्लस में C2 है हमारा, C1 प्लस में C2 किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। 2C1 माइनस में हाफ C2 किसके इक्वल है हमारा, -1/8 के। तो C1 के कोफिशिएंट को सेम कर लो, यानी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, यानी कि मैं करके दिखा देती हूँ एक बार कि 2C1 प्लस में 2C2 इक्वल टू 6/4 और यहाँ पे क्या है 2C1 माइनस में हाफ C2 इक्वल टू -1/8। सोल्व करो, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5/4। सोल्व करके देख लेना, 6/4 प्लस में 1/8 इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे लिखो। और 2C2 माइनस में हाफ C2 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1.5 C2, उसको वहाँ पे उस साइड जाकर डिवाइड कर दोगे, है ना, चेंज हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू 5/4 और C2 की वैल्यू को वापस से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे 5/4 और 3/2 माइनस में 5/4 करोगे तो कितना आएगा 1/4। तो C1 और C2 की वैल्यू हमें पता चल गई। यहाँ से C1 और C2 की जब हमें वैल्यू पता चल गई तो हम इसके जो जनरल सॉल्यूशन थे y = C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻−12x इसमें पुट कर सकते हैं, यानी कि y किसके इक्वल आएगा C1 यानी कि 1/4 e⁻² प्लस में C2 किसके इक्वल है 5/4 e⁻−12x। ये हमारा क्या निकल के आएगा फाइनल सॉल्यूशन, किसके लिए, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन के लिए। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या करना है कि हमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन गिवन होगा, उसको चेक करना है कि वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में है या नहीं है। हुआ तो हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, कब, जब हम उसके डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चेंज किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर फॉर्म से कंपैरिजन किया, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट था इसको रिमूव किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, रूट्स पता चले, रूट्स के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट की हमने। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ये इक्वेशन होती है जब रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें हमें इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम गिवन थी तो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू है उनको पुट किया है यहाँ पे। तो अब जो हमारी जनरल सॉल्यूशन थी वो अब जनरल सॉल्यूशन हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो चुकी है ना। तो देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हमारे कंसेप्ट और क्लियर होते चलेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट, इनसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो शॉर्टकट बोलते हैं हम एक तरीके से, उनको पढ़ना भी जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय